सो व्हाट लेट्स से जैसे किसी के साथ ऐसा भगवान करे ना हो, हम्म किसी का हो गया, हम्म तो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, उसे क्या करना है? देखो जैसे सब ये रहा हाथ उठाना है, पहले हाँ, क्या करना है? देखो ऐसा है कि अगर मैं सिंपल से सबसे जी इजी सर। चीज़ से बात करता हूँ, हम्म, उंगलियों से जो सबसे कॉमन कटती हैं जी 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 ठीक जी। है। तो सबसे पहला काम है जो भी है, उंगली को एक आप घर पे तो कुछ आपको स्टाइल चीज़ मिलेगी नहीं, एटलीस्ट एक रुमाल में रख के, उसको पानी से नहीं रुमाल में रख के एक पॉलीथीन में डाल के बांध दो। अच्छा ठीक है, उस पॉलीथीन को ठंडे बर्फ़ में रख दो। अच्छा ये जो उंगली है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आए पानी के। अच्छा ठीक है, तो एक अच्छे से टाइट से पॉलीथीन के अंदर कि उसमें पानी ना जाए, उस पॉलीथीन को आप बर्फ़ में रख दो। मेक इट कोल्ड। जितना कोल्ड रखोगे उतना टाइम ऑफ सर्वाइवल का टाइम बढ़ता जाएगा। बढ़ता जाएगा जी। नमस्कार, मेरा नाम है सुशील सिंह और आप देख रहे हैं इकोलेस। इकोलेस में हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर स्वरूप सिंह गंभीर जी। अभी रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा कि एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था सर गंगाराम अस्पताल में, जहाँ पे राजकुमार नाम के एक पेंटर के दोनों हाथों को एक हैंड ट्रांसप्लांट कर दिया गया था, जिसके तहत उसके दोनों हाथ जो पहले कट चुके थे एक ट्रेन एक्सीडेंट में, वो दोनों हाथ दोबारा से उन्होंने जोड़ दिए हैं। डॉक्टर साहब से बात करके एक एक ऐसी फीलिंग आई कि एक व्यक्ति जो जेन्युइनली लोगों का भला करना चाहता है, जेन्युइनली जो ऑर्गन डोनेशन पे पुश करना चाहता है, जेन्युइनली ऑर्गन डोनेशन को ये चाहते हैं कि हर व्यक्ति इस बात को समझे, इस बात को जाने कि ऑर्गन डोनेशन कितना ज़रूरी है इस देश के लिए, क्योंकि वो जो डिस्पैरिटी है उसको ख़त्म करना अत्यंत आवश्यक है। डॉक्टर साहब एक्चुअल में प्लास्टिक सर्जन है, राइनोप्लास्टी इनका विशेषज्ञ जो है वो राइनोप्लास्टी के हैं। लेकिन अगर आप इनसे मिलेंगे, सबसे ऊपर एक बहुत अच्छे और शानदार इंसान है। मुझे इनसे बात करके बहुत बहुत मज़ा आया। मुझे उम्मीद है आप लोगों को इतना ही मज़ा आएगा। तो अपने बचपन के बारे में बताइए सर। ओके, फाइन। आई वाज बोर्न इन लखनऊ, अच्छा born and raised up in Lucknow. I did all my education from Lucknow only. My father was a businessman, is a businessman right now, and my brother is also a businessman. We belong to a business family. I, at the age of around at the class 9th or 10th, I decided to become a doctor at that time, just to do separate thing from the family. So I prepared and cleared my exam in 1991 and joined BHU, Varanasi, पीएमटी PMT, yeah, पीएमटी ओके ठीक है, and did my MBBS from BHU and then my post graduation from BHU, MS General Surgery. Then I want to become a plastic surgeon, so I came to Delhi and I joined Loknayak Hospital in the TNB program to do the plastic surgery training there. And I was there till 5 years there in Loknayak Hospital. And I joined there as a specialist also in Loknayak Hospital. And then I resigned in 2005. And after that, I came to Gangaram Hospital and joined here in December 2005. And since then, I'm in Gangaram working as a plastic surgeon from 2005. चलिए पहले पीएमटी से शुरू करते हैं। अच्छा सबसे अच्छा। टफ कौन सा सब्जेक्ट था पीएमटी में? केमिस्ट्री? अरे, उस समय ये था कि अगर आप फिजिक्स में अच्छा करोगे तो यू विल क्लियर द एग्ज़ाम। ठीक है, तो आज स्टार्टर पे हमने शुरू से ही फिजिक्स में ज़्यादा फोकस किया, जो हमें गाइड मिला लोगों से, मेरे सीनियर्स थे, तो फिजिक्स को थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया। एंड रियली में अगर फिजिक्स आपकी स्ट्रॉन्ग है तो यू कैन क्लियर योर एग्जाम, बिकॉज बायो सबकी इक्वल रहती है, केमिस्ट्री भी सबकी इक्वल रहती है, फिजिक्स इज़ द फैक्टर जो आपको रोकता है हमेशा पीएमटी क्लियर करने से उस टाइम में। मैंने सुना केमिस्ट्री में ज़्यादा फंसते हैं नहीं, बच्चे। केमिस्ट्री तो बेसिकली जस्ट आपको तो पढ़ना है ना, आपको तो याद करना है। फिजिक्स में थोड़ी सी आपको एप्टीट्यूड इंक्रीज समय चाहिए, क्वेश्चन आपके क्वेश्चन सॉल्व करनी है, सब कुछ सॉल्व करना है। तो जो बायो स्टूडेंट्स होते हैं उनको थोड़ा दिक्कत होती है मैथ्स में। कितने घंटे पढ़ाई कर दी आपने पीएमटी की तैयारी में? आई थिंक अराउंड 11 to 12 आवर्स हम पढ़ते एवरी डे? थे, एवरी डे पढ़ना ही पड़ता था। मुझे याद है हम लोग इलाहाबाद में पढ़ाई करते थे, तो वहाँ पे एक लड़का था जो पीएमटी अभी वो उसमें है, केपीएमजी लखनऊ में ही है वो। तो क्या करता था, दोपहर की इलाहाबाद की गर्मी में वो दरवाजे खिड़की बंद कर देता था और 10-10 घंटे पड़ा रहता था अंदर ही। पढ़ना ही पड़ता है उस समय तो। उस समय पीएमटी वॉज वेरी, अभी भी टफ ही है, अब नीट हो गया है लेकिन टफ ही है, इट्स इक्वली टफ। उस समय स्टूडेंट्स कम थे, जब हमने एग्ज़ाम दिया तो 5 लाख था, अब 20 लाख हो गए, इतना अच्छा फ़र्क हो गया। अच्छा। सर एक बात बताइए, बीएचयू कैसा है? हाउ इज बीएचयू? डिड यू लाइक बीएचयू? वेरी मच। अच्छा। इट्स BHU यूनिवर्सिटी जो है इज़ वन ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड। हम्म। उससे सुंदर यूनिवर्सिटी एचआईवी। मैंने कभी नहीं देखी। मैं कई यूनिवर्सिटीज़ में होके आया हूँ, ठीक है, बट इतनी बड़ी, इतनी ऑर्गेनाइज यूनिवर्सिटी कहीं पे नहीं है। एंड देर इज़ ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जो वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे IIT BHU भी है, हाँ 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 ठीक है, मेडिकल भी है, आर्ट्स भी है, सारी सारी फैकल्टीज, एवरी डिपार्टमेंट इज़ देयर, ठीक है।
तो और सब ऑर्गेनाइज वे में, देयर इज अ हॉस्टल इनसाइड, एक कैंपस के अंदर सभी कुछ एक ही कैंपस के अंदर है कि आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इट्स बिग कैंपस। और पॉलिटिक्स भी कम रहती है बीजीवीचू में, बाकी यूनिवर्सिटीज हाँ, कंपैरिजन बाकी में देखा है यूनिवर्सिटी थोड़ी से कम, पॉलिटिक्स हाँ, कम रहती है। बाकी यूनिवर्सिटी से, क्योंकि आप सिटी से कट ऑफ रहते हो ना, हाँ आप सिटी हाँ के बाहर हो, सिटी में आप सिटी से पूरी एक बाउंड्री वॉल के अंदर ही आप हो। ठीक है, और क्योंकि आप यूनिवर्सिटी के अंदर हो तो आपको फिर पढ़ाई ही करनी है। और देखो, जो जिसने पॉलिटिक्स करनी वो तो करेगा ही, हाँ थोड़ा हाँ बहुत स्टूडेंट बिल्कुल, लीडर्स तो बनेंगे ही बनेंगे, हर नो जगह से डाउट। बनते हैं, लेकिन इतने एक्टिव नहीं है। हाँ आज का हाँ टाइम में मुझे पता नहीं, उस टाइम के बता रहा हूँ। हाँ 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 92 में यू वर इन 90 बीएचयू। 91 आई जॉइंड BHU, ये 91 99 दिसंबर आई लेफ्ट। सीरियसली, एंड 91 दैट मतलब आपकी 10th हुई होगी नहीं, 89 1989 में, में। 89 में। अच्छा 89 में 10th हुई थी आपकी, ओके। मेरी 10th 98 में हुई थी। वही सोच रहा हूँ कि आपकी 10th 90 89 में हुई थी। मतलब व्हेन आई फील देयर इज अ वी आर ऑफ सेम एज। हाँ। तो मुझे एक और बात बताइए, जैसे बीएचयू में आप कह रहे हो ग्रेजुएशन भी करा मेडिसिन का, और पोस्ट ग्रेजुएशन भी वहीं पे हाँ, करा, वहीं से बीएचयू में ही वहीं दोनों से करा। एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन द लोकमान्य हॉस्पिटल जो आप बता रहे लोकनायक, थे? देखो, लोकनायक, क्षमा लोकनायक कीजिएगा। हॉस्पिटल दिल्ली का इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल इन दिल्ली, दिल्ली हाँ गवर्नमेंट का बिगेस्ट हॉस्पिटल है। एंड मेरे जो टीचर्स थे यहाँ पे, हाँ दे वर वेरी गुड टीचर्स देयर। हम्म एजुकेशन बहुत अच्छी है, एंड जहाँ तक डॉक्टर्स के लिए चाहिए, पेशेंट्स चाहिए, पेशेंट्स भी अच्छे हैं। बहुत सारे पेशेंट्स हैं, वैरायटी ऑफ पेशेंट्स आर देयर टू लर्न द थिंग्स। तो प्रोग्राम बहुत अच्छा है वहाँ का। ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ कोविड विच हॉस्पिटल वर यू पार्ट मैं तो ऑफ? उस समय गंगाराम में ही था ना, कोविड तो गंगाराम अभी में? 2000 में ही तो आया हाँ है हाँ। तो। सो यू वर पार्ट ऑफ गंगाराम। तो कोविड वाला से समय कैसा, हर डॉक्टर से ये सवाल जरूर पूछता हूँ मैं, अच्छा, कोविड वाला टाइम कैसा नहीं, था? कोविड देखो, एवरी कोविड में ये था कि एज अ डॉक्टर तो हम लोग सबको ड्यूटीज़ तो लगी, कोविड वार्ड में सबका काम हुआ। ठीक है, तो वी हैव पार्टिसिपेटेड एक्टिवली, जो भी हमें करना है कोविड के लिए, जो प्रिकॉशंस लेने हैं, जो पेशेंट मैनेजमेंट, सब ने किया है, उसमें कुछ नहीं है। ठीक है, ऑफ कोर्स आपने अपने नॉर्मल एक्टिविटीज, सर्जरी सबकी बंद हो गई थी। देयर वाज नो सर्जरी, ओनली एमरजेंसीज वर बीइंग डन, देयर वाज नो इलेक्टिव सर्जरी, नथिंग। ठीक है, प्लान सर्जरीज कोई बंद हो प्लान गए? सर्जरी, सबको हाँ। सब बंद कर दी थी। सारा हॉस्पिटल एक ही काम के लिए लगा हुआ था, कोविड पेशेंट्स को मैनेज करने के लिए। ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर वाज फॉर द कोविड पेशेंट्स। ऑफ कोर्स जब ये सेकंड वेव जब आई थी तो वाज अ डिफिकल्ट टाइम। फर्स्ट वेव तो निकल गया किसी तरह से, लेकिन सेकंड वेव वाज अ डिफिकल्ट टाइम। और उसमें डेफिनेटली हम लोग सबको सफ़र हुआ उसमें। सबके फैमिली में कोई ना किसी की डेथ हुई है। ट्रू ट्रू। ठीक है, इट वाज नॉट कि डेथ होनी थी, इट वाज जस्ट कि बेड्स ही अवेलेबल नहीं थे उस टाइम में। आप किसी के लिए भी कितने अरेंज कर पाओगे? आपका हॉस्पिटल सिस्टम भी एक सिस्टम में ही काम कर रहा है ना। आप एक के 2 रख लोगे, 2 के 4 रख लोगे, 1 के 10 तो रख ही नहीं सकते ना पेशेंट्स तो रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा हो चुकी थी। तो लैक ऑफ बेड था, तो उसी वजह से कुछ पेशेंट्स की मोर्टेलिटी हुई, अदरवाइज तो। But do you think that COVID was a great learning for the medical system of India? Because उसके कोविड सेकेंड वेव के बाद अगर आप देखोगे तो जो ऑक्सीजन प्लांट्स हैं हॉस्पिटल्स में, या ऑक्सीजन की सप्लाई है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। उसका फ़ायदा अभी तक होता है सबको। नहीं, देखिए, ऑफ कोर्स आप सब चीज़ों से सीखते हो। ठीक है, अब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऑक्सीजन की भी कमी हो सकती है जी जी। मेडिकल प्रोफेशन के अंदर। ठीक है, ऑक्सीजन जाती थी, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती थी, मेडिकल में यूज़ होती थी, कॉमन सप्लाई है, सब जगह पहुंच जाती थी। लेकिन एक चीज़ की एक्सेस डिमांड कर लोगे तो वहाँ पे कम हो ही जाएगी। ऑफ कोर्स इंडस्ट्री पीपल हैव सपोर्टेड एवरीबडी कि यहाँ पे और वहाँ से ऑक्सीजन छोड़ के सीधा मेडिकल में जा रही थी सारी, लेकिन डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि पूरी नहीं हो पा रही थी। तो ऑफ कोर्स अब सब चीज़ का गवर्नमेंट ने भी ध्यान दिया, हॉस्पिटल ने भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज किया है, तो अब सब है डिमांड, अब तो एक्स्ट्रा है, सब कुछ एक्स्ट्रा है। हाँ हाँ, ये तो मैंने समझा है कि सब कुछ सरकार एक्स्ट्रा ने। है। जी जी, मैंने ये बात बहुत बहुत ही आई मीन आई वाज जस्ट, क्योंकि टचवुड मेरे फैमिली में किसी को नहीं हुआ था सेकंड वेव में, मतलब हुआ था, आई वाज आल्सो सफरिंग फ्रॉम इट, बट इस लेवल पे नहीं हुआ था कि हॉस्पिटलाइज करना पड़े। ना, हम लोग सबको हुआ है, ऐसा नहीं, हाँ 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 हम सबको हुआ है, काफ़ी लोगों को हुआ, लेकिन ठीक है, हॉस्पिटलाइज नहीं हुए, हम्म। वी कुड मैनेज एट होम। तो मैं वही सोच रहा था कि कोविड की ने भले ही कहते हैं ना उसे कि समथिंग व्हिच वाज अ नाइस थिंग हैपेंड, नहीं, इट्स नेवर व्हिच अ नाइस, टुक वाज नेवर अ नाइस थिंग। which took so many lives, but overall, you know, it नहीं नहीं fixed the नहीं नहीं, medical ऐसा नहीं, इट system. वाज नेवर अ नाइस थिंग, इट वाज डिजीज़ तो है। एंड ऑफ कोर्स वी हैव लर्नड, मेडिकल फ्रेटर्निटी हैज़ लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस डिजीज़। अब ठीक है, वी आर प्रिपेयर्ड। तो कोविड के बारे में आउट ऑफ जोक मैं कह रहा हूँ एक बात, आई एम सॉरी बट आई हैव टू यूज दिस क्वेश्चन टू यू। कई लोगों का कहना था कि ये कोई 5G चल रहा है उसकी वजह से हो रहा है, कोई कहता है कि
अचानक से क्यों आता है, अचानक से क्यों चला जाता है? सो यू आर एन एक्सपर्ट, यू कैन टेल अस आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन एग्जैक्टली कोविड, ठीक है, माय प्रोफेशन इज डिफरेंट स्टिल, लेकिन ऐसा कोई भी वायरस है, वायरस ऐसा कुछ नहीं कि कोई अपने 5G से 4G से 6G से कोई कंसर्न है। वायरस तो उसका अपना नेचर है, इट स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट, ठीक है, कोई कॉन्टैक्ट से जाता है, कोई नेजल एयरवे से जाता है, तो इट वाज डूइंग विद नेजल एयरवे, तो वैसे ही वो फैलेगा। अब एच इन्फ्लुएंजा होता ही है, कोल्ड कॉमन कोल्ड सबको कॉमन होता ही है ना, ठीक है ना, आप आता है पूरी फैमिली को लेके जाता है, जी जी जी। ठीक है ना। वैसे ही ये भी कोविड आएगा तो आपको कॉन्टैक्ट, आपको एक ही इलाज है कि आप प्रोटेक्ट करो खुद को भी, बाकी लोगों को भी। राइनोप्लास्टी के बारे में एक बार बताइए अच्छा। कि व्हाट इज दिस राइनोप्लास्टी एंड, और मैं आपको एक दो लोगों की फोटो दिखाऊंगा जिन्होंने अपनी फोटो मुझे भेजी है अच्छा और कहा है मेरे बारे में जब उससे अच्छा पूछिएगा। ठीक है। ठीक है। तो राइनोप्लास्टी के बारे में एक बार डिटेल में देखो, बताइए। राइनोप्लास्टी बेसिकली इज बीइंग डन, जो किया जाता है दो कारणवश होता है। एक तो सांस के लिए, ठीक है, एक है कॉस्मेटिक अपीयरेंस के लिए, ठीक है। तो दोनों को ही आप लोग राइनोप्लास्टी ही बोलते हो। इसके अंदर आपका एक काम आता है कि आपने सेप्टल फ्रेमवर्क करना, मीन्स जो सेप्टम है, जिसकी वजह से ना टेढ़ी अंदर से जो सांस नहीं आती, उसको सीधा करना है। और उसी के साथ साथ आप बाहर से भी उसको सीधा करते हो और कॉस्मेटिक अपीयरेंस इंप्रूव करते हो, ठीक है। उसमें सेप्टम भी इन्वॉल्व हो जाता है, हमारी बाकी कार्टिलेज भी, हमारा बोन भी सब इन्वॉल्व हो जाता है। तो सीधा करने का काम, उसको ठीक रिफाइन करने का काम राइनोप्लास्टी कहते हैं। अच्छा, तो अब जैसे बहुत सारे लोग, इवन मेरी अपनी बेटी है, वो रात को सोती है, उसकी बार बार मुझे ऐसा लगता है नोज ब्लॉक हो गई, हाँ नोज ठीक ब्लॉक है हो ठीक गई। है। तो इज देयर अ प्रॉब्लम ऑफ सेप्टम इन दैट और समथिंग एल्स? नहीं, सिर्फ रात को ही है ऐसा तो नहीं होना चाहिए, डे में भी होना चाहिए, ठीक है। अगर अच्छा। सेप्टम इन्वॉल्व है तो पेशेंट कंप्लेन करता है कि मेरे एक तरफ से सांस ठीक नहीं आ रही है, दोनों तरफ से सांस ठीक नहीं आ रही है, और रिकरेंट उसको बार बार नोज ब्लॉकेज हो जा रही है, इन्फेक्शन, रिकरेंट इन्फेक्शंस हो जा रहे हैं, तो मान के चलते हैं कि उसकी नाक सांस सेप्टम में कुछ टेढ़ा है। वी हैव टू लुक टू दैट कि सेप्टम की प्रॉब्लम है, कोई और चीज़ की प्रॉब्लम है, तो शी आपको। कीप्स स्नीजिंग, शी कीप्स स्नीजिंग इज एलर्जिक रिएक्शन, allergic reactions. स्नीजिंग इज एन एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है। अब सेप्टम टेढ़ा है नहीं टेढ़ा है, ये तो इज़ अ क्लिनिकल फाइंडिंग, यू हैव टू लुक फॉर इट, अच्छा ठीक है। आपको काफ़ी हद तक अब बहुत टेढ़ा होगा तो बाहर से दिख जाता है, नहीं तो जस्ट यू हैव टू एग्जामिन इट, अच्छा। ठीक है। तो ये अभी आपने जो जो मुख्य जो बड़ा मुद्दा है इस समय डिस्कस करने के लिए, ये जो आप लोगों ने जो ये सर्जरी करी है, जो नांगलोई के राजकुमार जी हैं, हाँ जी। जिनका बाइसिकल से अपना एक्सीडेंट हो गया था, मुझे पहले तो ये समझ में नहीं आता मुझे कि मैं भी एक वीडियो देख रहा था, उसमें दिखा रहा है, उसमें लोग, ट्रेन आ रही है भाई साहब, जैसे इनका एक्सीडेंट वही वाला है। हाँ वही है, ऐसे इफ ही यू है। लुक एट इट, इनका एक्सीडेंट वही वाला है कि ट्रेन आ रही है फिर भी बाइक लेके चले जा रहे हैं भाई साहब, ठीक है। तो ये पहले तो वहां अवेयरनेस करनी पड़ेगी, भाई ट्रेन आ रही है। नहीं, अब देखो, ये जो हमारी प्रवृत्ति है, पहले हम, हाँ, पहले हाँ। आपकी जगह, तो ये रोकना तो मुश्किल काम है, हाँ, हाँ, ठीक है हाँ, ना। हाँ। तो ये जो हमारा है कि पहले मैं वाला काम तो रोकना पड़ेगा। अब आपने अगर फाटक बंद किया है तो कुछ कारणवश से फाटक बंद हुआ है ना, ट्रेन आने वाली है तो फाटक बंद हुआ है, आपने उसी बीच में से निकल के जाना है, तो ये इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ये आपका अपना वो है, विचार है कि आपने कैसे काम करना है। तो राजकुमार जी को आप लोगों ने पहले बोला था कि राजकुमार भाई अब इस बार सर्जरी हो देखो, रही है हमारे पास जब पेशेंट आता है तो हम लोग मैनेज करना है, वी आर नॉट देयर टू टीच कि क्या पढ़ो, सोशल एक्टिविटीज, सिविक सेंस नहीं सिखा रहे उस समय उसको। उस समय जिस कंडीशन में वो आया था, इट वाज वेरी बैड कंडीशन, दोनों हार्म क्रश थे उसके, तो हम तो उसको सो यू आर सेइंग दैट 2020 में भी आपके यहाँ ही आया हमारे था यहाँ वो? ही आया अच्छा था। अच्छा, आई थॉट कहाँ, नहीं, अच्छा हमारे आपके यहाँ यहाँ यही मैनेज हुआ था। सो यू गाइस हैव एम्पुटेटेड हिज एम्पुटेशन करके ही आया था, मैनेज किया हमने तो उसके बाद। अच्छा अच्छा, एम्पुटेशन ऑलरेडी हो वो चुका तो था। ट्रेन से कट ही गया था हाथ तो अच्छा उसका। अच्छा अच्छा अच्छा। सो वो जब, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द मेडिकल टर्म्स, ये होता, अच्छा आप तो प्लास्टिक सर्जरी में आप उस तरफ बता सकते हैं कि होता क्या है, मतलब जैसे मैं समझा नहीं आपकी बात। जैसे कोई कोई बंदा आया है, हम्म। ठीक है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग हिज हिम फ्रॉम डाइंग इफ ही हैज बोथ हिज? नहीं देखो, ऐसा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे आपके पास पेशेंट हमारे पास आता है, कैजुअलिटी में आता है, सबसे पहले किसी को चोट लगती है, आप कहाँ जाओगे, कैजुअलिटी जाओगे, इमरजेंसी जाओगे। इमरजेंसी में आया, अब सपोज़ कोई मेजर लिम इंजरी है, सपोज़ किसी का हाथ कट गया है, जैसे आप बात हुई इनकी, हाथ कट गया, तो हमारे को मेन सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि ब्लीडिंग रोकना। तो इमरजेंसी में तो हम लोग क्या करते हैं, टूनिकेट बांध देते हैं, ठीक है ना। आप बैंडेज बांध दो टाइट से कि वहाँ ब्लड रुक जाए, आप दवा भी दे सकते हो, ठीक है। तो इमरजेंसी में तो ये मैनेज हो जाता है ऐसे करके, उसके बाद आप ओटी में लेके जाते हो, वहाँ प्रॉपर्ली मैनेज करते हो। तो इमरजेंसी में तो इस तरह से मैनेज हो जाता है पेशेंट की, आप ब्लीडिंग रोक दो, पेशेंट के वाइटल्स रोक मेंटेन करो, शॉक में ना जाए, ब्लड करना तो ब्लड चढ़ाओ, फ्लूइड देना फ्लूइड दो, ये तो आप इमरजेंसी मैनेजमेंट करते हो कि पेशेंट को स्टेबलाइज करो, पहले वाइटल्स मेंटेन करो, उसके बीपी मेंटेन करो, ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन करो, तो ये तो आप इमरजेंसी मैनेजमेंट करते हो।
उसके बाद आप फिर देखते हो कि आप पेशेंट के लिए क्या करना है आगे। हमें कहीं वैसे पेशेंट जैसे कोई शार्प कट इंजरी आती है, कोई ग्लास कट इंजरीज आती हैं, जैसे उससे एम्पुटेशन हो गया, तो आप री इम्प्लांट भी कर सकते हो उसको, सेम हैंड को आप वापस जोड़ भी सकते हो। तो बहुत कॉमनली हम लोग करते हैं, तो बिगेस्ट सेंटर हम लोग है कि री इम्प्लांट बहुत कॉमन है। जैसे उंगलियां कट के आती हैं, हाथ कट के आते हैं, तो इनको कॉमनली आप जोड़ सकते हो। And how successful it is, like इट डिपेंड्स ऑन द normal हो इंजरी, जाता इट्स है? हाँ इट डिपेंड ऑन द इंजरी। अगर शार्प कट है, वो ज़्यादा क्रशिंग नहीं है, तो रिजल्ट्स अच्छे हैं। तो वी चांसेस कि हम अराउंड 80% तक, हम 80-90% हम कर सकते हैं री इम्प्लांट। अच्छा। अगर बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो गया, जैसे इसका डैमेज ही हो गया पूरा, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक जगह से नहीं, मल्टीपल जगह से डैमेज हो गया, देन यू कैन नॉट, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। एक मैंने सुना था, याद है तुम्हें, जो एक नहीं था जो एक कुछ पुलिस वालों ने निहंग सिखों को वहां पे रोका था, कहाँ पे, अमृतसर में कहीं, तो उसने गुस्से में तलवार से पुलिस वाले का हाथ काट दिया और फिर उसका री इम्प्लांट हुआ री-इम्प्लांट था, हुआ उसका and it was successful. पीजीआई में हुआ था। And it was तो successful. हाँ, तो हो जाता है। Very अगर successful. टाइम फ्रेम के देखिए, ऐसा सपोज अगर इस लेवल से, आम लेवल से हाथ कटा है ना, तो आपके पास टाइम कम है, तो आपके पास 4 घंटे से 8-7 घंटे हैं, आपको उसके अंदर इम्प्लांट करना पड़ेगा, आर्टिक्स लानी पड़ेगी उसकी। उसके बाद आप चलाओगे तो वो काम नहीं करेगा। So what, let's say जैसे किसी के साथ ऐसा भगवान करे ना हो, हम्म किसी का हो गया, हम्म तो what is the next step, उसे क्या करना है? देखो, जैसे सब ये रहा, हाथ उठाना है, पहले हाँ, क्या करना है? देखो ऐसा है कि अगर मैं सिंपल से सबसे इजी चीज़ से बात करता हूँ, उंगलियों से, जो सबसे कॉमन कटती हैं, क्योंकि दे आर द एक्सपोज थिंग ऑलवेज। ठीक है, उंगलियाँ बहुत कटती हैं। ठीक है, चाहे वो मशीन में कट गए, ठीक है, चाहे वो हम गन्ने को उसमें कट गया, या कोई चारा काटा उसमें कट गई, या आपके कुछ दरवाजे के अंदर आके कट गई, या रिंग लोगों ने पहने था गिर गया तो उससे कट गई। तो सबसे पहला काम है पैनिक नहीं करना। चिल्स जा रहे हैं मेरी बॉडी में, बार-बार बताया जा, ठीक है ना, चिल्स जा रहे हैं। तो कट्टी ऐसी आती है हमारे पास, क्या कर जी, सकते जी, हैं। जी, ठीक जी। है, तो सबसे पहला काम है जो भी है, उंगली को एक, आप घर पे तो कुछ आपको स्टाइल चीज़ मिलेगी नहीं, एटलीस्ट एक रुमाल में रख के, उसको पानी से नहीं, रुमाल में रख के एक पॉलीथीन में डाल के बांध दो। अच्छा, ठीक है, उस पॉलीथीन को ठंडे बर्फ़ में रख दो। अच्छा, ये जो उंगली है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आए पानी के। अच्छा, ठीक है, तो एक अच्छे से टाइट से पॉलीथीन के अंदर, कि उसमें पानी ना जाए, उस पॉलीथीन को आप बर्फ़ में रख दो। मेक इट कोल्ड। जितना कोल्ड रखोगे उतना टाइम ऑफ सर्वाइवल का टाइम बढ़ता जाएगा। जी। ठीक है, जैसे कोल्ड स्टीम टाइम, और एक होता है वार्म स्टीम टाइम हमारे में। तो कोल्ड स्टीम में अगर पेशेंट कोल्ड में रखा है, तो जो चीज़ वार्म में 2 घंटे में होनी है, कोल्ड में हम उसको 6 घंटे में ले आ सकते हैं। जी, जी, जी। ठीक है, तो ये अगर आप कोल्ड में रख रहे हो, तो हमारे को चांसेस ज़्यादा अच्छे हैं कि उसको हम रीइम्प्लांट कर पाएंगे, जोड़ पाएंगे। अब तो टिश्यूज़ में डैमेज नहीं होता, टिश्यू की सारी सेलुलर लेवल के अंदर सारा कुछ, उसकी एक्टिविटी एकदम स्लो डाउन हो जाती है। ठीक है, और आप उसको वैसे गर्म में लेके आओगे, देखो इंडिया तो इज़ ट्रॉपिकल कंट्री, ठीक है ना, तो सब चीज़ें गर्म रहती हैं यहाँ पे। आप उठा के गर्म में लेके आओगे तो वो गर्म में सारे टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, सारे सेल्स डैमेज हो जाते हैं। तो आप जोड़ते भी हो तो चलती नहीं है, हमें निकालनी पड़ती हैं। तो हम लोग सबको, हमारी भी ये भी हमारा एक कैंपेन चलता रहता है कि हाउ टू ब्रिंग द पार्ट टू अस। वो आप लोग के लिए नहीं है, लोकल डॉक्टर्स के लिए जाता है, जो कि जो हमारे पेरिफेरी में डॉक्टर्स हैं, सबके लिए हम लोग बोलते रहते हैं कि क्या आप कैसे हमारे पास भेजो। नहीं, सही बात है। ठीक है ना, तो उनको भी हम लोग बताते हैं कि आप आपको कुछ नहीं मिले, पॉलीथीन ले लो, पॉलीथीन में डाल दो, बस टाइट से बंद कर दो, पॉलीथीन को पानी नहीं जाए अंदर, और बर्फ में रख दो। तो कई लोगों को जैसे जैसे मान लेते हैं कहीं उंगली कटी और गंदा लग गया, उससे कोई फर्क नहीं, उससे नहीं कोई फर्क पड़ता ना, क्योंकि कई लोग धोने लग जाएंगे। नहीं, मैंने कहा ना, पानी नहीं चाहिए, पानी नहीं लगना पानी नहीं चाहिए, चाहिए, पानी नहीं चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट। धोने होने से कुछ नहीं फर्क पड़ता, हम सब कर लेंगे वो सब काम, हम कर लेंगे, वो हमारा काम है, वो हम सब कर लेंगे। आपका आपने काम है केवल उसको बस उठाना कपड़े में है, लपेटो, कपड़े में लेकर प्लास्टिक नहीं कपड़े, बस प्लास्टिक में डाल दो, हाँ। अच्छे से बंद कर दो कि प्लास्टिक डायरेक्ट पानी में, उंगली पानी में ना पहुंचे। अगर आपके पास आइस क्यूब हैं तो उसमें रख लो, या आपके पास फ्रीज़र में नहीं रखो, माइनस में नहीं चाहिए हमें, ठंडे में चाहिए। अच्छा, ठीक है ना, तो आप उसमें ले आओ। आपके पास अगर कुछ भी नहीं है, जेल वाले हैं तो बहुत अच्छी बात है, जेल वाले नहीं है तो बर्फ़ में ले आओ, लेकिन ठंडा लाओ, और पानी की, उस बर्फ़ का पानी नहीं पड़ना चाहिए अंदर, क्योंकि दैट्स अ वाटर शुड नॉट कम इन। वो जो जेल वाले हम यूज करते हैं आइस के, हाँ, वो अगर ठंडा वो है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा। लेकिन वो सब जगह मिलते नहीं है, इमीडिएटली तो कहीं मिलता नहीं है। आपको बोलो घर पे आपके पड़े होंगे, मुश्किल से मिलेगा घर पे, हमेशा तो अवेलेबल नहीं होता। पानी तो फ्रिज में तो रहता ही है, बर्फ़, तो आप बर्फ़ में रख लो, बर्फ़ के अंदर पॉलीथीन रख दो, बस हो गया काम। दैट इज मोर देन एनफ। हमें को 4 घंटे मिल जाएंगे, 4 घंटे ठंडा रहेगा। बिल्कुल आइडिया नहीं था मुझे लगता था कि धोना इज मोर इम्पोर्टेंट। नहीं, वो सब छूट जाए, बस उसको पानी कॉन्टैक्ट मिलाना, पानी का टच करेगा तो हमारे को टाइम, हमको टिश्यू डैमेज शुरू हो जाता है। हाँ। तो अभी जैसे मैंने ये जब ये वाली राजकुमार जी की सर्जरी के बारे में पढ़ रहा था मैं, तो उसके पहले एक राहुल अहिरवार है, जिनका मुंबई में केईएम में हॉस्पिटल में शायद उनका इतना हाथ, किसी लेडी का हाथ उनका इतना ही कटा था खाली,
तो ये भी हाथ कटा था उनका, बट ये उनको केवल यही हाथ मिला है डोनेट करके राइट हैंड में। तो डॉक्टर्स ने उनका सक्सेसफुल 1 साल पहले किया था सर्जरी। देखिए इंडिया में इट इज़ नॉट अ फर्स्ट सर्जरी। पहले तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि गंगाराम में दिल्ली की फर्स्ट सर्जरी हुई है, ठीक है। बायलैटरल इम्प्लांट हमारा दिल्ली का फर्स्ट है, इट्स नॉट इंडियाज़ फर्स्ट। इंडिया में पहले हो चुके हैं, पर बायलैटरल नहीं हुए। नहीं बायलैटरल भी हुआ। बायलैटरल भी हुआ। आइडियल देखो, जहाँ तक हम लोग जब ट्रांसप्लांट की बातें करते हैं ना, इट इज़ द फर्स्ट चॉइस फॉर द बायलैटरल। पहली चॉइस बायलैटरल को दी जाती है, ठीक है, बिकॉज दे आर द मेन सफर। दोनों ही हाथ नहीं है ना, जी जी बिल्कुल। ठीक है। तो फर्स्ट चॉइस इंडिकेशन वाइज उन्हीं का बनता है, ठीक है। देन कम्स की जिनका एक हाथ नहीं है, डोमिनेंट हैंड नहीं है, ठीक है। अगर उनको नहीं है, देखो ऐसा है कि आपके पास अगर सपोज़ हमारी लिस्ट में आज 8 पेशेंट हैं या 10 पेशेंट हैं, और हमारे पास जो डोनर आया है सपोज़ कोई जिसने डोनेट करने के लिए तैयार हो गए, अब उनसे मैच नहीं हो रहा है 8 से, जो डबल डोनर हैं जिनके दोनों हाथ गए हैं, एक वाले से हो रहा है, तो एटलीस्ट एक वाले को मिलेगा, जी जी बिल्कुल। ठीक है। लेकिन फर्स्ट चॉइस हमेशा डबल वाले को मिलेगी, और मैचिंग भी होनी चाहिए, ठीक है। देखो नीडेड है ना। अब हम लोग क्या है कि हम लोग क्यों कह रहे हैं कि बायलैटरल एम्पुटी के लिए ट्रांसप्लांट बेटर है रेदर देन अ प्रोस्थेसिस। हमेशा क्वेश्चन हम लोग से मीडिया सब ने पूछा कि आज के टाइम में प्रोस्थेसिस इतने अच्छे आ गए हैं, आर्टिफिशियल हैंड्स इतने अच्छे आ गए हैं कि आपको ट्रांसप्लांट लेने की ज़रूरत क्या है, ठीक है। देखो होता क्या है कि आप क्यों ट्रांसप्लांट करना चाहते हो। एक तो लिविंग चीज़ है, आपका हाथ आपके हाथ में लगा हुआ, यू कैन सी योर हैंड वर्किंग, यू इट्स नॉर्मल, आपका मूवमेंट्स आपके हाथ में है, नॉर्मल स्किन है, सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है। एक चीज़ तो वो है कि सारी मूवमेंट्स आपके हिसाब से हो रही हैं, ठीक है। प्रोसेस में प्रॉब्लम क्या है, तो एक मूवमेंट करने के लिए आपको कई डिफरेंट तरीके से सोचना पड़ता है। सपोज आपको मग पकड़ना है, तो यू हैव टू मूवमेंट अलग से मूव करना पड़ेगा लिम्ब को कि वो मग पकड़ा जाए उस मूवमेंट के हिसाब से। जितने भी माया प्रोस्थेटिक हैंड आ रहे हैं उस तरह से भी इतने ज़्यादा डेवलप नहीं हुए कि आपने सोचा और वो पकड़ ले, ठीक है। वो सिर्फ हैंड मूवमेंट में ही है कि नेचुरल हैंड मूवमेंट में है कि आपने अभी सोचा ग्लास पकड़ना तो ग्लास पकड़ लोगे, या फिर किसी को हेड शेक हैंड करना तो आप शेक हैंड कर लोगे। लेकिन प्रोसेस में इतना डेवलपमेंट नहीं है अभी आया कि आप ऐसे कर पाओ। आ रहा है, डेवलपमेंट होगा, डेफिनेटली चल रहा है और इम्प्रूव होता जा रहा है, हर साल आ जाएगा ऐसे भी। लेकिन स्टिल जो एक चीज़ लैग करेगी इन द एंड वो है टैक्टाइल सेंसेशन, ठीक है, कि ह्यूमन टच बिल्कुल बिल्कुल वो प्रोसेस में नहीं मिलेगा कभी भी, ठीक है। दैट इज़ वाई ये दो चीज़ों की वजह से, और कोई मेंटेनेंस नहीं है इसका कि आपने हैंड ट्रांसप्लांट किया तो आपको ये है कि एक ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रांसप्लांट के साथ, आपको इम्यूनोसप्रेसेंट लेना पड़ता है, दवाइयाँ खानी पड़ती है कि बॉडी उसे रिजेक्ट ना करे, क्योंकि आपका अपना तो है नहीं। तो वो दवाइयाँ आपको लेनी पड़ती हैं लाइफ लॉन्ग होती है जब तक वो हैंड है आपके साथ। अच्छा ये देखो जितने भी ट्रांसप्लांट हैं सब आपके, जैसे किडनी है, जैसे लिवर है, वैसे ही बिहेव करेगा। आपने किसी को किडनी लगा दी, ठीक है, वो किडनी उसके साथ लाइफ लॉन्ग तो नहीं रहेगी, 10 से 15 साल तक रहेगी, या कुछ और कहीं होगी तो 22 साल तक रह जाएगी, जो रिपोर्टेड केस है 22 ईयर्स तक की भी, ठीक है। लेकिन इन द एंड बॉडी विल रिजेक्ट सम डे और द अदर, यू हैव टू गेट फॉर अ डेट सेकेंड। अच्छा जी, तो रिजेक्ट होगा ही होगा, बॉडी का पार्ट तो है नहीं ना, अच्छा ठीक है ना। अभी पहले जब नए नए थे तो इम्यूनोसप्रेसेंट बहुत हाई डोज में देने पड़ते थे, अच्छे नहीं थे। आज के डेट में जितनी इम्यूनोसप्रेसेंट हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट का मतलब ये है कि जो दवाइयाँ दी जाती हैं कि बॉडी उसे रिजेक्ट ना करें, ठीक है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी उसे लो कर देते हैं कि बॉडी उसे रिजेक्ट ना कर पाए, ठीक है। तो वो इतने अच्छे डेवलप हो गए हैं आज की, एक तो डोज उनकी बहुत रिक्वायरमेंट बहुत कम हो गई है, साइड इफ़ेक्ट्स कम हो गए हैं, ठीक है। तो इतने अच्छे डेवलप होने की वजह से अब हम हैंड ट्रांसप्लांट कर पा रहे हैं। अदरवाइज इतना बड़ा ऑर्गन है, हाथ बहुत बड़ा ऑर्गन हो जाता बिल्कुल है, बिल्कुल ठीक है, तो बॉडी बहुत जल्दी रिजेक्ट कर देगी। लेकिन बिकॉज डेवलपमेंट साथ साथ में इम्यूनोसप्रेसेंट की भी हो रहा था, तो इसकी वजह से हम ये कर पा रहे हैं। तो इम्यूनोसप्रेसेंट मतलब क्या है, तो अगर इसका मतलब अगर इम्यून सिस्टम सप्रेस होगा, हम जस्ट हाँ नहीं लेमैन, वैसे ही आप एकदम सही जा रहे हो। हाँ, तो बाकी बीमारियों के लिए प्रोन हो हम जाएगा। बाकी बीमारियों के लिए प्रोन, डेफिनेटली इट्स अ प्रोटेक्शन यू हैव टू डू। थोड़ा सा आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ते हैं, अच्छा कि आपको जरा सा मार्केट में जरा ध्यान से मास्क लगा के सब कुछ कि आप इन्फेक्ट ना हो, क्योंकि आपकी बॉडी बहुत जल्दी इन्फेक्शन पकड़ेगी, क्योंकि अब बॉडी आपकी इम्यूनिटी लो कर दी गई है, ठीक है। लेकिन आपको ये भी तो देखना है कि आप उसकी लाइफ दे रहे हो, खाना खा पा रहा है, बिल्कुल। अपने नॉर्मल एक्टिविटीज़ डेली एक्टिविटीज़ कर पा रहा है, ही कैन वर्क, ठीक है। तो इट्स अ मैटर, देखो जहाँ तक लिवर किडनी का सवाल है, दे आर लाइफ सेविंग ऑर्गन्स, ठीक है। दीज आर नॉट लाइफ सेविंग ऑर्गन्स, हैंड इज़ नॉट अ लाइफ सेविंग ऑर्गन, बट इट्स डेफिनेटली अ लाइफ चेंजिंग ऑर्गन, चेंजिंग फॉर श्योर, यस, ठीक है, एंड इट्स अ नीडेड ऑर्गन, ठीक है। देयर इज़ नथिंग लाइक टू रिप्लेस द हैंड, यू कैन नॉट डू। आपका पैर है, आप आर्टिफिशियल पैर लगा के चल सकते हो, लेकिन हैंड नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
तो इट्स तो ये जो मेल फीमेल वाला है उसमें कुछ नहीं होता कि उसमें मेल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फीमेल उससे को कोई हाथ फ़र्क नहीं, लगता जस्ट ऐसा है ना कि ऑर्गन चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, हाँ हैंड चाहे मेल का हो चाहे फीमेल का हो, ठीक है, आपके सारे चीज़ें तो उतनी स्ट्रक्चर है वैसे ही बने हुए, सेम है, बस उनका साइज़ थोड़ा सा छोटा पड़ता है, ठीक है, तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। डजंट अच्छा मेक, बॉडी धीरे धीरे करके हमारे हार्मोन्स जो बॉडी के, जैसे मेल अगर फीमेल का लगाया तो मेल हार्मोन जाएंगे तो उसके भी बाल आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा, अच्छा अच्छा ये ठीक हो है, वो जाएगा चेंजेस आ हाँ जाएंगे, हाँ हाँ वो कोई इतने फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा अच्छा एक और सवाल का जवाब चाहिए था मुझे कि जैसे बहुत सारी अलग डिजीजेज हैं जिसमें इम्यूनोसप्रेसेंट देते हैं डॉक्टर्स, तो उसमें भी बंदा प्रोन हो जाता है डिजीजेस के लिए डेफिनेट किसी भी डिजीज़ के लिए, चाहे आप आज के टाइम में चाहे कैंसर के लिए आप इम्यूनोमोड्यूलेटर्स दे रहे हैं, तो सब चीज़ों के लिए आप थोड़ा बहुत तो होता ही है। क्योंकि माय फादर इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, तो हम्म, उनको इम्यूनोथेरेपी हुई थी उनकी, तो हम्म। फिर मुझे ये मतलब एस्पेक्ट इतना क्लियर नहीं था कि मतलब बॉडी विल बी प्रोन फॉर अदर डिजीजेस। डेफिनेटली आपको सब चीज़ प्रोटेक्शन, देखो आपको थोड़ा सा लाइफ स्टाइल चेंजेस तो करने पड़ते हैं जब भी आपको इम्यूनोथेरेपी दे रहे हो किसी को या कुछ इम्यूनोसप्रेशंस दे रहे हो, तो आपको लाइफ स्टाइल चेंजेस तो करने पड़ेंगे, आपको मास्क लगाना पड़ेगा, थोड़ी भीड़ से दूर रहना पड़ेगा, सब चीज़ें तो करनी पड़ेंगी। हम्म। तो ये जो राजकुमार साहब हैं, ये जो मीना मेहता जी हैं, पहले तो मैं मीना मेहता और जो मीना मेहता की तरह जो लोग हैं, हम अपने चैनल के थ्रू उन सभी को सैल्यूट करना चाहते हैं डेफिनेटली उन्होंने जो किया है इट्स रिमार्केबल, इसमें कोई डाउट नहीं और है। उनको आइडिया भी नहीं है उनको क्योंकि शी आइडिया इज भी नहीं ऑलरेडी डेड, तो उनको बिल्कुल देखिए आइडिया देखिए नहीं उन्होंने कितना काम किया बेसिकली है। देखिए एजुकेटेड फैमिली से हैं, यहाँ पे देखो ना कितना मैंने आपको पहले बोला था कि एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, एजुकेटेड पेशेंट समझता है, वो भी चीज़ समझता है कि ऑर्गन बाकी लोगों के काम आएगा ये। अब उन्होंने इस मीना जी ने कितने लोगों की जान बचाई है, एक राजकुमार जी का दो हाथ दिए, 2 किडनी गई, 1 लीवर गया, ठीक है, तो आप सोचो 4 फैमिली तो हो गई ना, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो लाइफ चेंजिंग फॉर ऑल दो 4 आदमी के लिए जैसे जैसे मेरे साथ क्या है, इफ आई मीन आई एम प्लानिंग टू डोनेट माय बॉडी, राइट, तो and my daughter, okay, if she knows that my father's heart is with this person, हाँ, right, so am I not living that extra life through somebody देखिए else's? ये तो यही तो हम चाहते हैं कि लोगों के पास ये जाए कि मेरे जो फादर हैं या मदर है जो भी है शुड लिव, ठीक है, एन एक्स्ट्रा लाइफ, ठीक है, जो आप अपनी प्रेजेंट लाइफ तो लिए लेकिन एक्स्ट्रा लाइफ भी तो है ना एक चीज़, ठीक है ना, तो वो भी तो आप जीना चाहेंगे, आपके बच्चे चाहते हैं कि वो आप चाहते हो कि मैं और जीऊँ, नॉट इन द फॉर्म कि आप जियो, लेकिन आपके ऑर्गन्स तो जी सकते हैं किसी और के अंदर रह के, तो इट्स नथिंग कंपेरेबल टू दैट। मैं तो इनके बारे में पढ़ के फिर इनकी बेटी का भी इंटरव्यू देखा मैंने, वो इमोशनल हो रही थी, तो मुझे लगा कि यार क्या गजब की फैमिली है। आई मीन तो कह रही थी जब हैंड की बारी आई तो हम लोग थोड़ा सा वो हो गए कि इट्स अ विजिबल पार्ट ऑफ द बॉडी। डेफिनेटली तो थोड़ा सा क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि हैंड जो है अभी इतना ज़्यादा लोगों के माइंड्स में नहीं है कि भी एक ऑर्गन जो ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, ठीक है, अभी तक सबको इतना पता था किडनी तो होती थी, अब लास्ट फ्यू ईयर से लोग अंडरस्टैंड है कि लिवर भी हो जाता है, हार्ट भी हो जाता है, नाउ डेज लंग भी आराम से हो रहा है, फ्यू सेंटर्स आर देयर इन दिल्ली एंड NCR में जो हार्ट लंग कर रहे हैं, ठीक है, तो अब हम लोग जब बात करें उनसे कि हम लोग लिम्ब लेना चाहते हैं तो पहले से उनको हिच हुआ कि ये तो विजिबल स्ट्रक्चर है, तो नॉर्मली हम लोग क्या होता है हमारे पास प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, हम आर्टिफिशियल प्रोसेस पेशेंट को लगा देते हैं इमीडिएटली कि फैमिली को किसी को लगे नहीं कि लिम्ब नहीं था, अच्छा तो आपने कर दिया वो? इमीडिएटली कर दिया जाता है, प्रोसेस लगता है, प्रोसेस से लगा के देते हैं कि ऐसा नहीं, देखो विजिबल चीज़ नहीं खराब होनी चाहिए ना, देखो बॉडी की रिस्पेक्ट तो पूरी करनी पड़ेगी। और ये आफ्टर लाइफ का सीन जो है ना कि आफ्टर लाइफ उसके चक्कर में बहुत सारे लोग नहीं डोनेट करते। वो तो खैर देखिए वो तो मेरे बिलीव्स हैं ना, सुपरस्टिशियस बिलीव्स हैं, अब चाहे आपके फैमिली में हो चाहे मेरी फैमिली में हो, बिलीफ तो चलती रहेंगी, आप उनको रोक नहीं सकते, लेकिन एज एजुकेटेड पर्सन, एज ए इन्फॉर्म्ड पर्सन आपको समझना पड़ेगा कि आफ्टर लाइफ वो है जो आप दूसरे को दे रहे हो अपने जाने के बाद, विजिबल आफ्टर जो लाइफ visible व्हिच इज after लाइक life फॉर श्योर इट्स देयर। जो फॉर सोल है, जो नहीं है उसके बारे में क्या करेंगे। मतलब मैं गारंटी आप एज यू कैन से एज अ डॉक्टर बहन जी मैं वो गारंटी देता हूँ आपकी आफ्टर लाइफ ये रही ये जी रहे हैं, तो वो चीज़ें लोगों को समझ में आनी चाहिए कि आफ्टर लाइफ ये है, हाँ, ये rather है than जब afterlife। दोबारा किसी ने आना किसी ने क्या पता है। सच अ लॉजिकल थिंग टू हियर कि आफ्टर लाइफ की मैं वो गारंटी दे सकता हूँ। तो ये आपका मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि
कि once we selected the patient, it's quoted under your name, right? Once we selected the patient and did the blood match, we go to know he was a fit candidate for the patient. We took the hands, we fixed the bones first with plates and screws, and we fixed the muscles and then artery and the nerve, said Dr. Gambhir. मुझे एक बात बताइए, कितनी तैयारी की जरूरत पड़ती है बिफोर यू ब्रिंग इट कि भैया ये ट्रांसप्लांट होगा आपका? देखिए कोई भी जैसे ये सर्जरी तो यहाँ पे फर्स्ट थी, तो इससे पहले मॉक सर्जरीज होती हैं, हम लोग मॉक प्लानिंग होती है सारी कि कैसे कैसे कोई हर आदमी का रोल डिफाइन किया जाता है कि कौन क्या क्या करेगा, ठीक है. नाउ वी हैव डन इट, तो वी नो कि किसने क्या क्या करना है, तो एवरीबडी नोज दैट. लेकिन स्टिल प्लानिंग में ये है कि सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है कि क्योंकि ये अपर आर्म था, आर्म लेवल पे एम्पुटेशन था, तो हमें ये डिसाइड करना था कि पेशेंट की कितनी बोन लेनी है, इसकी कितनी बोन छोड़नी है. सबसे पहले हमें आर्म लेंथ मेंटेन करनी थी. जी जी. ठीक है, हम फोर आर्म में तो लेंथ नहीं कुछ कर सकते, लेकिन आर्म लेंथ का हम कर सकते थे. तो हमने पहले वो सब मार्क किया हुआ था, डिसाइड किया था किस में से कितनी लेना है हमें, सो डैट ऑन टाइम में टाइम कम वेस्ट नहीं हो. तो एवरीथिंग वाज प्लान्ड बिफोर हैंड कि हमें आर्म लेंथ कितनी चाहिए. उसके बाद हमें को ये था कि हमारे को आर्टरी की लेंथ कितनी चाहिए. फिर जब हम सबसे पहले हमने किया राजकुमार जी का, पहले वहाँ डिसेक्शन किया. वहाँ पे हमने सारे आर्टरी, नर्व, मसल्स, बोन सब वहाँ से आइडेंटिफिकेशन सब कुछ कर लिया, उनकी लेंथ एडजस्ट कर ली. फिर हमें पता था कि यहाँ पे हमें कितना चाहिए, ठीक है, और हमें कौन कौन सी मसल्स किसके साथ कैसे कैसे जोड़नी है. तो ये हमने पहले पेशेंट का किया जिसका रेसिपिएंट था, वहाँ पे सारा डिसाइड किया बिफोर वी वेंट टू द डोनर. ठीक है, डोनर क्योंकि सबसे पहले 1.5 घंटे का काम, 1.5 से 2 घंटे का काम रिसिपिएंट पे हुआ, सारा कुछ मार्क्ड हुआ कि कौन चीज़ कहाँ पे रखनी है. तो पहले हमने वो किया, देन वी वेंट टू द डोनर. क्योंकि सबसे बड़ा आपसे बात है, हमारे पास एडवांटेज ये था कि डोनर इन हाउस था, मतलब हमारे हॉस्पिटल के अंदर ही था. तो हमारे पास इस चीज़ में टाइम नहीं था कुछ भी ज़्यादा कि हम कहीं और से लेके आ रहे हैं, दूसरी सिटी से लेके आ रहे हैं, रास्ते में फ़्लाइट से आना है, उसको इतनी देर लगनी है, तो हमारी टेंशन और भी ज़्यादा होती है. क्योंकि अपर आर्म में आपके पास 4 से 5 घंटे ही होते हैं कि आर्टरी जुड़ जानी चाहिए उतने घंटे के अंदर. पर यहाँ था कि मैं दूसरी ओटी से अपनी ओटी में लेके आना है. ठीक है, तो हमने यहाँ पहले प्लान किया, फिर डोनर के पास गए. तब तक लिवर टीम और दूसरी टीम लगी हुई थी उनको लेने के लिए. वंस दे सेट कि दे आर गोइंग टू टेक इट आउट द लिवर, दैट मीन्स हमारा टाइम शुरू हो जाएगा. क्योंकि लिवर वॉज गिवन एंड किडनीज वर गिवन प्रेफरेंस. ठीक है, क्योंकि वो लाइफ सेविंग ऑर्गन्स हैं. ठीक है, तो जैसे ही उनको निकाला जाता है उसके बाद हमको हैंड ओवर हो जाता है कि अब आप कर लो. तो हमको तो वहाँ पे फटाफट करना था, तो हमारे पास 45 मिनट्स के अंदर वहाँ पे हमारा काम खत्म हो गया. 2 टीम थी, एक ने दूसरी टीम ने किया, एक इस टीम ने किया. तो 45 मिनट्स यहाँ पे. फिर देन देयर इज़ अ स्पेशल सॉल्यूशन, ठंडा सॉल्यूशन होता है कि लिम्ब को ठंडा रखना है. ठीक है, उस सॉल्यूशन उसको वॉश किया जाता है. ठीक है, तो उसको पूरा अच्छा से वॉश किया. वी ब्रॉट द लिम्ब डाउन, हमें दूसरी ओटी में लेके आए. वहाँ पे फिर इस लिम्ब को डिसेक्ट किया कि जी यहाँ पे इसकी नर्व्स, आर्टरी, वेन्स, मसल्स, बोन, सारे स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करके रखा, टैग किया सब कुछ. देन हमको पता था कि हमने वहाँ पे कितना लेंथ इसकी रखनी, उतनी बोन इसकी यहाँ रखी. देन इमीडिएटली इस ओटी में ले आए. देन देयर वाज एन ऑर्थोपेडिशियन विद अस, जो जैसे ही हम ओटी में लेके आए, एक टीम ने पहले एक हाथ को जोड़ा, प्लेट्स लगा दी, दूसरे हाथ को जोड़ा. देन ऑर्थोपेडिशियन टीम हैंडेड ओवर अस. ठीक है, उसके बाद हमने सबसे पहला काम किया, आर्टरी जोड़ी. हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि एज फास्ट एज पॉसिबल हम सर्कुलेशन दे ब्लड सकें. सप्लाई बिल्कुल. तो हमारा 1.5 घंटे के अंदर ये सारा काम हो गया. ठीक है, आर्टरी चल पड़ी. तो आर्टरी जब चल पड़ती है देन मीन्स यू आर ओके. नाउ देयर इज वन थिंग डाउन कि अब आर्टरी चली गई. नाउ फिर देन कम्स द वेन. ठीक है, थोड़ा सा हमें लेट डाउन करना पड़ता है, ब्लीडिंग करानी पड़ती है कि जो भी टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर हैं वो निकल जाएँ. तो आप थोड़ा ब्लीड कराते हो, थोड़ा सा ब्लीडिंग कराई, देन वी डिड द वेन. ठीक है, तब तक हमारा एनेस्थेटिस्ट देखता है, पेशेंट मॉनिटर करता है कि पेशेंट ठीक ठाक है कि नहीं है, वाइटल्स मेंटेन कर रहा है, वो उसका काम देखने का है. ब्लड चाहिए तो ब्लड चढ़ा रहा है, उसको ब्लड चढ़ाना था ब्लड चढ़ाया, सब कुछ किया, वो मेंटेन कर रहे हैं. वन विजिट द आर्टरी एंड वेन. नाउ वी हैव, ठीक है, अब नाउ द लिम्ब इज ओके. नाउ वी हैव गॉट एम्पल ऑफ टाइम टू डू अदर पार्ट्स, बिकॉज आपने वाइबल वाला काम कर दिया है. तो अब नाउ अदर थिंग इज टू मेंटेन द फंक्शन. देन यू डिड द मसल्स, देन यू डिड द नर्व्स, देन यू कम आउट. So your job was to make sure that the plastic, like the skin part is taken एवरीथिंग नहीं, एवरीथिंग हमारा सबका टाइम, सबको देखो, आप देखो ना कितने लोग इन्वॉल्व हैं. जी 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 जी. ठीक है ना, सब अपना अपना काम करेंगे, लेकिन सब टीम वर्क में करेंगे. सबको पता है मेरा इतना काम है. एक चीज़ के लिए 2 आदमी चाहिए. अब अगर मैं आर्टरी वेन प्रिपेयर कर रहा हूँ तो मेरे साथ मेरे असिस्टेंट भी रहेगा, वो भी आर्टरी वेन प्रिपेयर, वो मेरे साथ ही असिस्ट करेगा. तो सब साथ में चल रहा होता है, ऐसा कुछ नहीं, अलग अलग कुछ नहीं चल रहा होता है. 2 लिम्ब हैं, 2 लोग, 4 लोग उधर चाहिए, 4 लोग उधर चाहिए, सब चल रहा है. तो एवरीबडी इज डूइंग इट. तो जो 12 घंटे आप बता रहे, 12 घंटे सर्जरी चली, तो टाइम खाने लगता है, पीने का टाइम नहीं होता, कुछ नहीं किया? टाइम फ्रेम कम है ना, आपको बताया ना.
कि आप दिमाग में भी नहीं आता आप लोगों वो के? आते ही नहीं हो तो आपको लगती थोड़ी भूख लगती है। वो तो जब खत्म हो गया तब सवेरे से अपने अपना जब खत्म रात शाम को 6 बजे स्टार्ट किया था, सवेरे 6 बजे खत्म किया। देन तो रात को 12 घंटे नहीं, मतलब? बीच में हमारे पास टाइम था ना, जब हमने प्रिपेयर कर लिया। हाँ हाँ देन जब तक लीवर टीम करी तो हमारे पास टाइम होता है ना इतनी देर के, जब हमको टाइम हैंड ओवर करने में हमको आधा घंटा था हमारे पास, तो हमारे पास फ्रेश होने का टाइम हो जाता है अच्छा 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 कि हमारे पास हाफ एन आवर का गैप है आपके बीच में। हाँ हाँ जब लीवर जब देगा तभी हम जा पाएंगे। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल हाँ आई एग्री ठीक है ना। तो पहले 2.5 घंटे आपने इधर लगा लिए, फिर आपको थोड़ा सा ब्रेक मिल गया। देन जब उनको आया फिर ब्रेक नहीं, वंस यू डू द हैंड पार्ट दैट मीन्स यू हैव टू कम आउट आफ्टर कंप्लीशन ओनली। बिल्कुल बिल्कुल चाहे वो 6 घंटे लगे चाहे 10 घंटे लगे, वो करना ही पड़ेगा। इसीलिए ये जो डेडिकेशन है ना आप लोगों की, क्योंकि मैं बहुत सारे डॉक्टरों से मिल चुका हूँ, तो ये जो डेडिकेशन है इसीलिए कहा जाता है डॉक्टर्स आर लाइक गॉड्स। इट इज़ अ ट्रेनिंग, आई विल से कि इट्स अ ट्रेनिंग एंड इट्स योर नेचर। डॉक्टर जो बनना चाहता है, जो डॉक्टर्स हैं वो उनके मन में ही है कि उन्हें डॉक्टर बनना है। कोई बाय फोर्सफुली आप किसी को डॉक्टर नहीं बना सकते। सर मैंने बड़े देखे फोर्सफुली डॉक्टर बने, पिताजी ने बोला इसलिए बने हैं, पर वैसे ही डॉक्टर निकले वो। ठीक है ना, फोर्सफुली आप किसी को डॉक्टर नहीं, मेरे हिसाब से फोर्सफुली नहीं बना सकते। मेरे पास डॉक्टर तीरथ दास डोगरा आए थे जो एम्स के डायरेक्टर थे, हाँ। जो रिटायर हुए हैं, टीडी डोगरा साहब। वो कह रहे थे पिताजी ने मुझे बोला कि डॉक्टर बन जा, तो मैं बन गया और बहुत अच्छे डॉक्टर बने। वो बतौर है कि भाई वो अलग है, टैलेंट है उनके अंदर। बने, लेकिन then उसमें वो हो जाता है कि आपने करना है, ठीक है, देन यू गेट अ इंटरेस्ट इन दैट। जी 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 आप एक 5 देखो, आप 1-2 दिन तो आप जबरदस्ती जा सकते हो। इट्स नॉट अ प्रोफेशन कि आप 15 साल पढ़ाई 14-15 साल पढ़ाई करके आप जबरदस्ती कर पाओगे। जी 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 वो आपको लगता है कि 1-2 साल आपको लग रहा है कि मैं जबरदस्ती आ गया, लेकिन उसके बाद यू गेट टू एंजॉय द फील्ड। देखो, ट्रू ट्रू वंस यू स्टार्ट एंजॉइंग योर वर्क ना, ओनली देन यू कैन डू। आप यहाँ बैठे हो, यू स्टार्ट एंजॉइंग योर वर्क, ओनली देन यू कैन डू इट। अदरवाइज आप भी 10 दिन के बाद कहोगे दिस नॉट अ गुड जॉब टू डू इट, यू हैव टू चेंज माय प्रोफेशन। ठीक है, तो अगर आप 15 साल किसी प्रोफेशन को सिर्फ लर्निंग में दे रहे हो और आप सोच रहे हो कि मेरे मन से नहीं कर रहा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपके मन से ही हो सकता है। पर 15 साल अगर कोई एक्टिंग सीख जाए हाँ। तो सुपरस्टार बन जाएगा जाके। आप दूसरे प्रोफेशन से कंपेयर नहीं कर सकते ना इसका। सही बात, ठीक है ना। सही है। देखो, जब पेशेंट आपका ठीक होता है ना, हाँ 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 तो वो जो फीलिंग है ना, जी वो जी किसी और प्रोफेशन में नहीं मिलेगी। हाँ 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 ठीक है, यू कैन अर्न मच मोर मनी इन एनी अदर प्रोफेशन। ट्रू ट्रू ठीक है, लेकिन द फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट एनी डॉक्टर्स गेट व्हेन ही सीज हिज पेशेंट कमिंग हैप्पी, वो किसी और प्रोफेशन में नहीं है। ठीक है, जो मर्जी मीडिया ने जो मर्जी इतने सालों में किया है, लेकिन स्टिल द फीलिंग रिमेन्स द सेम। एवरी डॉक्टर वांट्स कि हिज पेशेंट शुड गेट ऑल राइट, नो मैटर व्हाट। At least when people come and say thank you so much, I'm feeling better I'm and feeling thank you आपने ये that's the किया। that's the feeling that you are working for ना। money is secondary, always a secondary option। money है, आपने present scenario is like that you have to ask for the, because we are in a private practice, you have to ask for money। ठीक है, because otherwise hospital will not function। That's true। ठीक है ना, बिकॉज इट रिक्वायर्स सैलरीज हैं, सब कुछ, मेंटेनेंस है, स्टाफ है, इक्विपमेंट, एवरीथिंग इज नॉट चार्जेबल, नथिंग इज लाइक दैट। गवर्नमेंट जीएसटी भी चार्ज कर रही, सब कुछ है, तो यू हैव टू पे फॉर द सर्विसेज। लेकिन एज अ डॉक्टर आप हमेशा जो काम कर रहे हो वो आप कर रहे हो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए। ठीक है, मेरा पेशेंट जो है वो ठीक हो जाना चाहिए। क्या बात है सर। It is such a wonderful conversation so far। जब तक ये ऑपरेशन नहीं होता है और लाइक जैसे लेट्स से यू गाइस हैव प्लान्ड इट आउट कि यू केम टू नो दैट वी हैव अ डोनर, वी हैव अ रिसीवर, तो इज इट स्ट्रेसफुल और एंजॉइंग कि ठीक है विल डू दिस वंडरफुल थिंग? देखो, हम लोग के लिए ये जो प्रोसीजर जो है, इट्स नॉट अ न्यू प्रोसीजर फॉर अस। आपने मैंने भी बोला कि हम लोग रेम प्लांट्स करते आ रहे हैं। आपको ये हाथ उंगली कट गई, हाथ कट गया, तो हम जोड़ते हुए आ रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए प्रोसीजर अलग से तो था नहीं। बट ये बड़ा था, बट ये था कि इट वाज एन ऑर्गन फ्रॉम अ डिफरेंट ह्यूमन बॉडी टू द अदर ह्यूमन बॉडी, दैट वाज डिफरेंट इन दैट। ठीक है, टेक्निक वाज नॉट अ डिफरेंट, टेक्निक वाज वी आर यूज्ड टू दैट टेक्निक। हमको पहले से पता था कि 12-12 घंटे लगते हैं, 16-16 घंटे हम करते आ रहे हैं, हमारे लिए दैट वाज नॉट आवर पार्ट। हमें ये पता था कि हमें कैसे करना है, हमारा सारा कुछ प्लान्ड है। ऐसे ही हर सारे ऑर्गन्स ऐसे ही हमेशा किए जाते हैं, रीइम्प्लांट सारे वैसे ही होते हैं। लेकिन नाउ द थिंग वाज 2 limbs simultaneously with 2 bodies we have to work, that was the planning। वो हमारी टीम ने आराम से बैठ के डिस्कस किया था कौन कैसे करेगा, एंड दैट वी सेड। क्या बात है सर। और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मैंने उनको जो डॉक्टर थे मंगल मेहता, उन्होंने कहा था कि ही वाज वेरी स्पेसिफिक व्हेन ही वाज टॉकिंग टू मी, ही सेड नॉर्थ इंडिया में ये पहला है। ही वाज वेरी क्लियर
कि मैं क्या कह रहा हूँ. तो आई वाज लाइक कि नॉर्थ इंडिया में पहला है. देन आई रिसर्च कि क्यों बोल रहे हैं ये बात. देन आई केम टू नो अच्छा मुंबई में भी हुआ है, यहाँ पे अलग अलग जगहों पे हो चुका है. नॉर्थ इंडिया में बेसिकली दिल्ली वाज द फर्स्ट. इससे पहले जितने भी हुए हैं वो कोची में हुए हैं और बॉम्बे में हुए हैं. हाँ हाँ हाँ. ठीक है, इसीलिए वो नॉर्थ इंडिया में नॉट स्पेसिफिक थे. स्पेसिफिक थे, बट दिल्ली वाज द स्पेसिफिक, आई विल से. एक फिल्म देख रहा था मैं रिसेंटली. डू यू वॉच मूवीज? या डेफिनेटली. डिड यू गेट अ चांस टू वॉच द मूवी पुअर थिंग्स? नो, आई हैव नॉट सीन दैट. अच्छा, अभी उसकी जो फीमेल है, जो हीरोइन थी, उसको वो मिला है, ऑस्कर मिला है अभी भी रिसेंटली. अच्छा. तो ऑन अ लाइटर नोट आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन. उसमें क्या दिखाया गया है कि वो एक लेडी होती है जो प्रेग्नेंट होती है एंड शी इज़ सो फ्रस्ट्रेटेड विद हर स्पाउस, उसका हस्बैंड से, कि शी कमिट सुसाइड. उसकी डेड बॉडी फ्लोट करके आती है किनारे पे और एक डॉक्टर देखते हैं, बड़े सर्जन होते हैं वो, तो उसको निकालते हैं बाहर. तो ये लेडी की बॉडी डेड है, पर जो डॉटर है वो, उसका ब्रेन जिंदा है, पर उसकी जो डॉटर जो स्टमक में, वो भी डेड है होने वाली ऑलमोस्ट. तो ऐसा फिल्म में दिखाया गया है कि वो उसकी डॉटर का ब्रेन निकाल के इस लेडी के ब्रेन में लगा देते हैं. ठीक है. एंड इट्स अ ऑस्कर नॉमिनेटेड मूवी एक्चुअली. यू शुड वॉच इट, यू वुड लव इट एक्चुअली. तो वो निकाल के उसको लगा देते हैं और फिर वो दिखाते हैं कि उसकी ग्रोथ कैसी है, फिर वो दुनिया को कैसे किन नजरों से देखती है. एक और बात बताता हूँ, उस फिल्म को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है जैसे भगवान बुद्ध हैं, जो जैसे भगवान बुद्ध नहीं, दुनिया में इतना दुख क्यों है, इतनी परेशानी क्यों है, तो वो लड़की वैसे ही सोचती है कि इतना दुख क्यों है, इतनी परेशानी क्यों है. तो मैं वो देख रहा था, मैंने सोचा आपसे जरूर पूछूंगा, ये ब्रेन ट्रांसप्लांट होते हैं? नहीं, पॉसिबल 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 नहीं. देखो, आप जिस मूवी की बात कर रहे हो, आई थिंक द डायरेक्टर वांटेड टू से समथिंग डिफरेंट. आप उसको डिफरेंट वे में ले रहे हो. अच्छा. हाँ, आप उसको ट्रांसप्लांट में ले रहे हो. द डायरेक्टर का जो आपने मेरे को पर बोला, फिल्म में दिखाया फिल्म वही में है. दिखाया गया कि द पर्सपेक्टिव ऑफ अ चाइल्ड, हाँ, जो आप बता रहे हो, बिल्कुल. हाँ, ये ठीक, no doubt. पर्सपेक्टिव ऑफ अ चाइल्ड है. पर वो तो उसको आपको वो लेकिन सर्जरी दिखाई है उन्होंने सर्जरी बाद में 2 दिखाई, मिनट की. हाँ, सर्जरी दिखाई है, लेकिन आइडिया जो आप कह रहे हो, आइडिया अबाउट द फिल्म वाज नॉट सर्जरी, इट वाज द पर्सपेक्टिव ऑफ द चाइल्ड अबाउट द Exactly, हाँ, वर्ल्ड. exactly वही. ठीक है ना. हाँ, दैट इज व्हाई मस्ट हैव गॉट द ऑस्कर बिकॉज ऑफ दैट रीजन ओनली. हाँ, हाँ. ठीक नहीं, है, वो एक्टिंग के लिए मिला, एक्टिंग उस के लिए लड़की मिला. को. हाँ, ठीक है, हाँ, हाँ. लेकिन स्टिल देयर इज अभी कोई है कोई नॉट पॉसिबल. अच्छा, ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल टू डू अ ब्रेन ट्रांसप्लांट. नहीं पॉसिबल नहीं है. पॉसिबल नहीं है. ठीक है. तो क्या मतलब, जैसे मेनली कहाँ पे आप बोलते हो कि दिस इज द लाइन बिकॉज ऑफ विच आई कांट डू इट, वी कांट डू इट, ये इसके देखिए, बाद? ये लाइन डिफाइन, ऐसा कुछ ग्रे एरिया ऐसे हैं सारे. अच्छा. ऐसे कोई शार्प लाइन नहीं है. अगर शार्प लाइन होती तो ग्रोथ रुक जाएगी. हाँ 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 हाँ. ठीक है ना. अब किसी को आप शार्प लाइन बना दोगे तो ग्रोथ रुक जाएगी, ग्रे रहेंगी हमेशा. हाँ, हाँ, ठीक है. जब आप किडनी हुआ तब लीवर की बातें नहीं हुई, लीवर की बातें शुरू हुई थी, तब लीवर भी होना शुरू हो गया. हाँ. ठीक है. अब लीवर, अब पहले था कि कैडरिक से लोगे, अब लाइव लीवर ट्रांसप्लांट भी होता है कि हाफ लीवर किसी और का लेके लगा दिया जाता है. ठीक है. तो लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट है. ठीक है. उसके बाद हार्ट ट्रांसप्लांट की बातें हुई. देन वी टॉक ऑफ लंग ट्रांसप्लांट. देन नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ लिम्ब ट्रांसप्लांट. ठीक है. फ्यूचर इज, वी डोंट नो कि फ्यूचर में क्या होगा आगे जाके. हेड ट्रांसप्लांट की लोग बातें कर रहे हैं. ठीक है. तो अभी हो सकता है उसके लिए हो, लेकिन हेड ट्रांसप्लांट की बात कैसे उसकी वो पेशेंट ठीक होगा, कैसे रिकवरी आएगी, इज टू अर्ली टू से ऑन दैट पार्ट. पीपल हैव अटेम्प्टेड इट बट नॉट ऑन द ऑफिशियल नोट, बट मे बी समवेयर. माइथोलॉजी पे जाएंगे तो बहुत सारे लोग बहुत सारे आ जाएंगे, लेकिन भगवान शिव ने तो कर दिया सबसे था. पहले तो वही बात हुई थी. सारी चीज़ें माइथोलॉजी पे ही हैं. ठीक है. दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड माइथोलॉजी. ठीक है. हिस्ट्री में नहीं गई वो. ठीक है. पर मुझे एक और बात बताइए सर, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो जिनको बहुत दिनों तक मिथ माना गया और वो सही निकल गई. ठीक है. बहुत दिनों तक उनको मिथ माना गया. फॉर एग्जाम्पल इवन द पिरामिड ऑफ गीजा. सो इफ यू गो बैक आप बिफोर 1850 और उसके पहले, तो लोग हाँ ऐसा लिखा गया है कि ऐसा होता है, पर आई डोंट थिंक ऐसा दिखते नहीं, क्योंकि वो ढके हुए थे रेत के नीचे. तो फाइनली दे केम आउट. यू नेवर नो, क्या पता ऐसा कुछ हो ही जाए. माइथोलॉजी अनलेस प्रूफ अदरवाइज. हाँ, तो हिस्ट्री बन जाएगी फिर वो. एब्सोल्युटली. सो मुझे एक बात और बताइए कि जो भारतीय डॉक्टर्स हैं, ठीक है, वो इतने पूरे विश्व में फेमस हैं. ठीक है. उसके बाद भी बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो ये कहते हुए पाए जाते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज उनको उस तरह की इज्जत नहीं देते उनके टैलेंट को, जितना वो अपने देश के लोगों को अननेसेसरी पुश करके ले आती हैं. जैसे कई लोगों से सुन चुका हूं मैं ये बात. तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि आई एम वर्किंग इन इंडिया, वर्किंग इन दिल्ली. ठीक है. जितने भी लोग बाहर से आते हैं, ठीक है, जो वहाँ पे काम करके आते हैं, ठीक है, दे हैव ऑल्सो ग्रोन देयर. ठीक है. लेकिन हर कंट्री का अपना अपना पर्सपेक्टिव रहेगा हमेशा. ऐसा नहीं कह सकता कि
जैसे सपोज यूके की बात करें या यूएसए की बात करें, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, ठीक है। अगर कोई एक्सेप्शनली वेल है तो उसे कोई रोक नहीं सकता, बिल्कुल। ठीक है। उसने वहाँ पे भी ग्रोथ करना चाहिए, वर्ल्ड में कहीं पे भी हो, वो ग्रो करेगा ही करेगा, ठीक है। यू कैन हिंडर फॉर सम टाइम बट यू कैन नॉट स्टॉप इट, ठीक है ना। जो लोग इस चीज़ से घबरा जाते हैं तो वो उसको बोलना शुरू कर देते हैं, पर यू हैव टू हैव एन टैलेंट, ओनली देन यू कैन ग्रो, ठीक है। वहाँ बहुत, इंडिया में भी ऐसे ही है, हर जगह ऐसे ही है आज के टाइम में। अगर आपके पास टैलेंट है तो आप ग्रो करोगे, अदरवाइज तो नहीं करोगे। तो आपने नहीं सोचा मैं चला जाता हूँ यूएस? नहीं, क्योंकि आई आप आई तो लव माई मतलब यू विल कंट्री, बी लाइक हाथों हाथ ले लेंगे आपको तो एकदम आई लव बिल्कुल। माई कंट्री, आई वांट टू स्टे हियर ओनली, आई लव माई, दैट इज नो अदर क्वेश्चन, आई नेवर थॉट ऑफ इट। सर ऑर्गन डोनेशन अगर किसी को करना है तो उसमें उसको कौन सी वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर करना है? नोटो की वेबसाइट है, नोटो। हाँ। तो वहाँ पे Can you please- नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट की है वेबसाइट, हाँ। ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप वहाँ जाके आप प्लेस कर सकते हैं ऑर्गन के लिए अपने। अच्छा, तो what happens, let's say hypothetically I do it, right? And आपके पास कार्ड रहेगा, आप यू कैन प्रिंट अ कार्ड फ्रॉम दैट, यू कैन प्रिंट योर पेपर फ्रॉम दैट, अपने पास अपने पर्स में रख सकते हो, अपनी फैमिली को बता सकते हो, ठीक है, मैंने प्लेज किया हुआ है, दैट इज़ ऑल। अदरवाइज आप बता भी घर वालों को बता दोगे, दैट इज़ ओके, बिकॉज इन द एंड वी नीड परमिशन फ्रॉम योर फैमिली ओनली। तो मैं कितना भी प्लेज ले लूँ परिवार की, तब भी अप्रूवल चाहिए अप्रूवल तो होगा। चाहिए, अच्छा। बिना फैमिली अप्रूवल के तो नहीं होगा ना, अच्छा। फैमिली अप्रूवल इज ऑलवेज नीडेड। और कितनी बड़ी पैरिटी है, मतलब डिस्पैरिटी कितनी बड़ी है कि रिक्वायरमेंट कितने ज्यादा लोगों को और मिलता बहुत कम लोगों को, ऐसा कितना ये बड़ा है? डिस्पैरिटी तो बहुत ही ज़्यादा है, मतलब कि अनबिलीवेबल। अभी तो मैं आपको बात कर रहा हूँ कि किडनीज और लीवर, देखो देर आर मिलियंस ऑफ पीपल दिस रिक्वायर नाउ ए किडनी ट्रांसप्लांट, लेकिन स्टिल what we are getting is from the close family only. देखो इंडिया के अंदर if you do want to do a live donation, that's only with the close family, with your blood relation you can do that. Other is by a cadaver, means a brain dead donation, ठीक है। वो डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है, देखो सब आदमी के पास तो रिलेटिव होता नहीं ना, अगर है भी फिट है कि नहीं है ये भी पता नहीं किसी को, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, फिट भी होना चाहिए देने के लिए, ठीक है ना। हम्म। तो अगर चाहिए, रिलेटिव भी है, फिट नहीं है, देन ही इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन ऑर्गन डोनर, जी जी। ठीक है ना। तो ये डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है। तो और ऐसा भी नहीं कि ऑर्गन डोनर्स हैं नहीं, ऑर्गन डोनर्स बहुत सारे हैं, बहुत डेथ होती रहती हैं। देखो इट्स अ वास्ट कंट्रीज एंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, बिल्कुल बिल्कुल। डेथ होती रहती हैं, चाहे एक्सीडेंट से हो चाहे किसी चीज़ से हो, ब्रेन डेड पेशेंट्स होते रहते हैं, आईसीयू में होते हैं। बट इट्स द फैमिली दैट दे शुड कम, एवरी डॉक्टर्स दे आस्क, ठीक है, इट्स अ फैमिली, दे हैव टू कम फॉरवर्ड विद दैट, दे मस्ट अंडरस्टैंड। तो ब्रेन डेड की परिभाषा क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ब्रेन डेड, और उसके कितने घंटे तक ऑर्गन्स यूज किए जा सकते हैं? नहीं, बेसिकली ब्रेन डेड में पेशेंट इज केप्ट अलाइव ऑन वेंटिलेटर्स, ठीक है, ब्रेन इज नॉट फंक्शनिंग, ठीक है, एंड विल नॉट गोइंग टू कम अप, बट द बॉडी फंक्शन, बॉडी इज फंक्शनिंग, तभी तो आप ले सकते हो, बॉडी हाँ, फंक्शन नहीं करेगी तो आप ले नहीं सकते ना, बॉडी इज फंक्शनिंग एंड आईसीयू पीपल विल डिसाइड कि व्हेन टू डू इट, दे विल कीप द पेशेंट ओके टिल द टाइम डोनेशन नहीं हो जाता, टिल दैट टाइम द पेशेंट विल बी ओके, ठीक है। वो तो बॉडी जिंदा है, बॉडी गई नहीं है, अच्छा। बॉडी इज अलाइव ओनली देन यू कैन टेक इट आउट। अच्छा, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, मतलब नॉट फॉर पीपल्स कंजम्पशन, पता कैसे चलता है कि ब्रेन डेड है ये बंदा? नहीं, देयर इज अ स्पेसिफिक टेस्ट इज देयर, पीपल आईसीयू पीपल दे डू इज द स्पेशल टेस्ट है, उनकी ईईजी मॉनिटरिंग है, एपनिया टेस्ट है, वो सारा कुछ करते हैं, स्पेसिफिक ऐसा कुछ किसी के वो नहीं है कोई भी। और किसी आजकल हॉस्पिटल्स के अंदर देयर इज अ टीम विच डिसाइड्स, नॉट अ सिंगल पर्सन जॉब आल्सो टू डिक्लेयर अ पर्सन ब्रेन डेड। अच्छा। एक आदमी भी डिपेंडेंट नहीं होते, इट्स अ टीम ऑफ डॉक्टर्स दैट डिसाइड्स कि नहीं ये पेशेंट ब्रेन डेड है, नाउ यू कैन कॉल फॉर द ऑर्गन, और किसी को फैमिली को बताना है तो पूरा फिक्स सिस्टम से बताया जाता है। यूएस में मैंने देखा, हॉलीवुड में बहुत सारी फिल्में बनी है इस मुद्दे पे, ऑर्गन डोनेशन पे। इंडिया में इस तरह की फिल्में बहुत ही, मुझे तो बहुत आ रही हैं, रेयर बनेंगी, सब आती उम्मीद रहेंगी। है, हाँ, बने फ्यूचर में, क्योंकि अवेयरनेस सबसे ज्यादा बॉलीवुड ही ले आता है, because देखिए, you know, हाँ, ऑफ कोर्स Three Idiots वाली फिल्म का awareness ले आए सबसे वो। रीच वहीं से है ना, हाँ, आपके हाँ, पास एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की रीच बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी है, हाँ, ठीक है ना, तो उससे अच्छी रीच किसी की भी नहीं है। एक तो आप लोग मीडिया चैनल्स हैं जिनकी रीच है पूरे वर्ल्ड, पूरे हर जगह पे इंटीरियर्स तक जाने में, बाकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की है। जी, तो यू वांट टू गिव द मैसेज टू द मासेस, देयर इज अ वे ऑफ दैट, कोई डायरेक्टर या कोई राइटर अपना उसको प्रोड्यूस करे या कुछ करे, देन यू कैन मूव फॉरवर्ड। तो ये थे डॉक्टर स्वरूप गंभीर। आपको, मुझे उम्मीद है, बहुत मज़ा आया होगा जो बातचीत हमारी है उसको सुनने में। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि डिटेल्ड बातचीत करते हैं, जहां इनको लगता है कि नहीं ये बातचीत इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है या इनके एक्सपर्टीज़ नहीं है, वहाँ पे ये रोक देते हैं, भाई मैं इस मामले में एक्सपर्ट नहीं हूँ।
दिस इज हाउ अ रियल एक्सपर्ट स्पीक्स। पर्सनली मुझे इनसे बात करके बहुत मज़ा आया। मुझे उम्मीद है आप लोग जब इस बातचीत को सुनेंगे तो कमेंट करके हमें बताइए कि आपको कैसा लगा। इक्वलेस में आज के लिए इतना ही, जल्दी ही दोबारा मिलते हैं। थैंक यू।